हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेसिमल। ये क्लास ज्योग्राफी की है एनसीईआरटी। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 8th क्लास की एनसीईआरटी शुरू की थी। पहला चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था। इससे पहले हम लोगों ने 7th क्लास की एनसीईआरटी की जो एनसीईआरटी है उसको पूरा डिस्कस किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो 7th क्लास की पूरी एनसीईआरटी इस चैनल पर पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। और एनसीईआरटी जो 7th क्लास की है वो 10 वीडियो में है, ज़्यादा वीडियोज़ नहीं है, 10 वीडियो में है। ठीक है, 10 वीडियो में पूरी 7th क्लास की एनसीईआरटी कवर करी गई है। और आपने नहीं देखी तो देख लीजिए, और देख के चाहे तो बुक पढ़ सकते हैं या बुक पढ़ने के बाद देख सकते हैं। ठीक है ना। तो उसमें आपको नोट्स बने बनाए मिल जाएंगे। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो चीज़ें जैसी लिखी हैं उनको ऐसे अपने रजिस्टर में या फिर A4 साइज़ के पेज में आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ शुरू करने से पहले बताऊँ कि एनसीईआरटी पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा, एनसीईआरटी क्यों पढ़ें। एनसीईआरटी पढ़ने से देखो, जो ईवीएस वाला है ना सेक्शन, जैसे कि सीटेट है, ठीक है, सीटेट है, यूपी टेट है, ठीक है, या फिर एक एग्ज़ाम है पेट का, ठीक है ना, ठीक है, और या फिर अगर जैसे यूपीपीएससी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो ना, यूपीपीएससी का, तो इन सब में डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी से। ठीक है। यूपीपीएससी हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो, या फिर टीईटी वो पेट का एग्ज़ाम हो, पीईटी वाला, इन सब के लिए अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ रखी है तो आपका ईवीएस का सेक्शन या ज्योग्राफी का सेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। उसमें फिर कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फैक्ट याद करने के लिए आप कोई किताब पढ़ सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी अगर आपने कवर कर ली तो सीटेट में जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सीटेट में फैक्ट कम आते हैं, कॉन्सेप्ट ज़्यादा आती है। ठीक है ना। फैक्ट होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन यूपी टेट में फैक्ट होते हैं, और इस एनसीईआरटी अगर हमने फैक्ट याद कर लिए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे शुरू करते हैं। ये सेकंड चैप्टर है 8th क्लास की एनसीईआरटी का, सेकंड चैप्टर है। और बुक चाहे तो खोल लें आप, अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल सकते हैं। अब देखो, इस चैप्टर का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और जीवन संसाधन। ठीक है, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और जीवन संसाधन, ये सेकंड चैप्टर है 8th क्लास का। अब देखो, सबसे पहले तो जैसे कि एनसीईआरटी में दिया होता है, पहले एक स्टोरी दी हुई है। ठीक है, एक स्टोरी दी हुई है। उस स्टोरी में क्या है कि मतलब बुक खोलोगे आप सेकंड चैप्टर, तो यहाँ पे स्टोरी दी हुई है एक बच्चे की, फिर यहाँ नीचे एक लड़के की स्टोरी दी हुई है। ठीक है, ये जो पहली स्टोरी है, एक लड़की है, उसका नाम है माम्बा। ठीक है, ठीक है, और दूसरी स्टोरी जो है वो एक लड़के की है, उसका नाम है पीटर। ठीक है, माम्बा जो है वो अफ्रीका की है। ठीक है, अफ्रीका की, और अफ्रीका तंजानिया की है, अफ्रीका में तंजानिया है। ठीक है, और दूसरी जो स्टोरी है वो न्यूजीलैंड की है। ठीक है, न्यूजीलैंड की है। अब यहाँ पर दोनों स्टोरी पहले हैं और फिर उनकी तुलना करी गई है। जो अफ्रीका की स्टोरी है माम्बा की, उसमें ये बताया गया है कि वो छोटे से गांव से है, पानी लाने के लिए दूर जाती है। ठीक है, स्कूल से वापस आती है तो अपने माँ के साथ खाना बनाने में हाथ बटाती है। ठीक है, बकरियों की देखभाल करती है। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। वहीं पीटर के बारे में दिया हुआ है। पीटर जो है वो भेड़ पालन वाले प्रदेश में रहता है, जहाँ पर भेड़ पाली जाती हैं। ठीक है, उसका परिवार ऊन प्रक्रम करने का कारखाना चलाता है और उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है। फिर लास्ट में कंक्लूजन दोनों की तुलना करी गई है कि माम्बा और पीटर, ठीक है, जो माम्बा है, माम्बा और पीटर, इन दोनों के जीवन में इतना अंतर क्यों है। तो वहाँ पर कारण बताया गया है कि इन दोनों के जीवन में इतना अंतर क्यों है, क्योंकि भूमि की गुणवत्ता, ठीक है, मृदा, फिर जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणी, प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता है। इस कारण इन दोनों के जीवन में इतना अंतर है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि संसाधनों की जो उपलब्धता है वो दोनों जगह अलग अलग है, इसलिए जीवन स्तर में भिन्नता है। कहने का मतलब ये है कि संसाधनों की उपलब्धता दोनों जगह अलग अलग है, इसलिए जीवन स्तर में भिन्नता है। ठीक है, तो ये तो स्टोरी हो गई कि जो शुरुआत में स्टोरी के बारे में दिया हुआ है, तो स्टोरी आप पढ़ लीजिए, फिर बाद में नीचे कंक्लूजन दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे आते हैं, फिर बगल में बॉक्स दिया होता है ना, जैसे कि लिखा होता है एनसीईआरटी में क्या आप जानते हैं,
एनसीईआरटी आप देखोगे तो बगल में छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, उसमें लिखा होता है क्या आप जानते हैं। तो वहाँ पर एक फैक्ट दिया हुआ है कि विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष जो है 70% भूमि या तो विरल जनसंख्या है या फिर निर्जन है। ठीक है, शेष 70% भूमि या तो विरल जनसंख्या है भूमि पर या फिर निर्जन है। कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर के, जैसे कि ये दिखाया गया है ना, ये यहाँ पर एक बनाया डायग्राम कि ये पूरी पृथ्वी है। ठीक है, इसका जो 30% एरिया है, 30% एरिया है, यहीं पर 90% जनसंख्या रह रही है। जो 30% एरिया है यहीं पर 90% जनसंख्या रह रही है, और बाकी जो 70% बचा हुआ एरिया है यहाँ पर विरल जनसंख्या है या तो फिर निर्जन है। ठीक है, फिर से समझने की कोशिश करना कि माने ये पूरी पृथ्वी है, तो जो 30% एरिया है, ये 30% एरिया में विश्व की 90% जनसंख्या इसी 30% एरिया में है, और बाकी ये जो बचा हुआ 70% है। ठीक है, बचा हुआ 70% है, ये यहाँ पर या तो जनसंख्या है नहीं या फिर बहुत ही विरल है। विरल मतलब बहुत ही दूर दूर लोग रहते हैं, मतलब कि कम जनसंख्या है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और पूरी 90% जनसंख्या बाकी इसी 30% वाले एरिया मिल जाएगी। ये एक फैक्ट था। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर भूमि के बारे में दिया हुआ है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। ठीक है ना, भूमि कितना है, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है, ये कहने का मतलब है। जैसे कि ये पृथ्वी है तो उसका 30% जो है वो भूमि है। ठीक है, वो भूमि है, कहने का मतलब ये है। और जितने भी 30% में जितने भी एरिया है वो सब रहने लायक नहीं है, मतलब कि ऐसी जगह, ऐसा नहीं कि हर जगह इंसान रह ही सकता है। ठीक है, कुछ वहाँ पे उस एरिया के जीव हैं या जंतु हैं वही रहते हैं वहाँ पर। इंसानों के लिए हर जगह आवास योग्य नहीं है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति है, पर्वत के तीव्र ढाल हैं। ठीक है, पर्वत के तीव्र ढाल हैं, जलाक्रांता संभावित निम्न क्षेत्र हैं, मरुस्थल है, और सघन वन क्षेत्र सघन वन क्षेत्र हैं, सामान्यतः या तो विरल हैं या फिर निर्जन है। ठीक है ना, ये कहने का मतलब है। भूमि और जलवायु के कारण जनसंख्या वितरण असमान है। अब देखो कहीं पर भूमि अच्छी है, जैसे कि प्लेन एरिया है, कोई प्लेन फर्टाइल एरिया है, तो वहाँ जनसंख्या ऑटोमेटिक ज़्यादा होगी। ठीक है, प्लेन और फर्टाइल एरिया है तो वहाँ जनसंख्या ऑटोमेटिक ज़्यादा होगी। जलवायु ऐसी है कि मतलब कि रहने योग्य है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती या बहुत ज़्यादा विकट गर्मी नहीं पड़ती, तो वहाँ लोग रहेंगे। अगर ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिरा हुआ है, मतलब -40 डिग्री है ना, -35 डिग्री है, या फिर क्या कहते हैं कि किसी ऐसी जगह का टेम्परेचर है जो 50 डिग्री है या 50 से ऊपर है, तो वहाँ लोग नहीं रहना पसंद करेंगे। ठीक है, ये कहने का मतलब है। आगे देखते हैं। फिर है भूमि का उपयोग। देखो भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे। भूमि का उपयोग कृषि में करेंगे, वानिकी में करेंगे, खनन में करेंगे। ठीक है, सड़क बनाने में करेंगे, उद्योगों की स्थापना में करेंगे। तो ये सारे भूमि के उपयोग होते हैं। ठीक है, भूमि के उपयोग क्या क्या होंगे, कृषि, वानिकी, खनन, सड़क और उद्योगों के स्थापना में। भूमि के उपयोग के कारक क्या हैं, स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता। मतलब ऐसी जगह की भूमि उपयोग की जाएगी जहाँ की स्थलाकृति अच्छी हो। ठीक है ना, एक सेकेंड, जहाँ की स्थलाकृति अच्छी हो। अच्छी होने का मतलब ये है कि रहने लायक है। ठीक है ना, वहाँ की मृदा अच्छी है, मिट्टी अच्छी है, वहाँ पर अगर कुछ बोया जाता है तो वो अच्छी तरह से उग सकता है। ठीक है, अच्छी तरीके से उग सकता है। वहाँ की जलवायु अच्छी है, वो मिट्टी जहाँ पर, भूमि जहाँ पर है वहाँ की जलवायु अच्छी है, वहाँ पर कुछ खनिज पाए जाते हैं, जल की उपलब्धता है। अगर वहाँ पर ड्रिलिंग की जाए या बोरिंग की जाए तो वहाँ पर पानी उपलब्ध हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक रिमार्क लिखा हुआ है, भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाता है। मतलब भूमि का कैसा उपयोग हो रहा है, भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाता है। मतलब भूमि का अलग अलग तरीके से उपयोग, भूमि का अलग अलग तरीके से उपयोग अलग अलग संस्कृति को दर्शाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भूमि का उपयोग जो हो रहा है, उपयोग प्रतिरूप व्यापक परिवर्तन, मतलब भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन मतलब क्या होता है कि जैसे मानो कोई ये बड़ा एरिया है,
ये बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पे दूसरा देश है, यहाँ पे दूसरा देश है, यहाँ पे दूसरा देश है। तो ये लोग ज़मीन का कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये लोग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये लोग अलग तरीके से मतलब इस्तेमाल करते हैं। तो वो इनकी संस्कृति और इनकी संस्कृति में भिन्नता पाई जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है। अब देखो, अब यहाँ पर फिर दिया हुआ है भूमि के स्वामित्व के आधार पर भूमि, स्वामित्व के आधार पर भूमि की बात करी गई है। तो स्वामित्व के आधार पर भूमि जो है दो तरह की होती है, एक निजी भूमि होती है, एक सामुदायिक भूमि होती है। एक निजी भूमि होती है और एक सामुदायिक भूमि होती है। ठीक है, एक निजी भूमि होती है। निजी भूमि क्या होती है? व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, इस पर क्या होता है? व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, मतलब जिसे प्राइवेट लैंड होती है जो, उस पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। ठीक है, फिर दूसरी होती है सामुदायिक भूमि। सामुदायिक भूमि में क्या होता है? किसी समुदाय का अधिकार होता है, मतलब समुदाय का स्वामित्व होता है। जैसे कि चारा वाली जगह है, फलों की कोई बागान है, ठीक है, औषधि के लिए कोई एरिया है जहाँ पर ज़मीन है, वहाँ पर कुछ पेड़ पौधे हैं जो औषधि के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो वो गांव के या उस इलाके के सभी लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और साझा संपत्ति संसाधन, ठीक है ना, ये सारे क्या होते हैं? सामुदायिक भूमि के उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखो, कृषि और निर्माण के खतरे या पर्यावरण के खतरे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऐसी कोई हेडिंग नहीं है। यहाँ पर जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगा कि वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए खतरे हैं। तो उसी को मैंने एज ए हेडिंग बना के लिखा हुआ है कि कृषि और निर्माण के खतरे। अगर कृषि कर रहे हैं या फिर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसके कारण क्या खतरे हो सकते हैं, पर्यावरण को क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है ना, क्या होगा यहाँ पर? निम्नीकरण होगा, ठीक है ना, भूस्खलन होगा, ठीक है, जो पर्यावरण है उसका निम्नीकरण होगा, भूस्खलन होगा, मृदा अपरदन होगा, ठीक है, मरुस्थलीकरण होगा। ये सारे जो है उत्पन्न होंगे, मतलब एक तरह से प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, मतलब कि वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण, मतलब ज़्यादा अगर कृषि कर रहे हैं तो ये कृषि नुकसानदायक नहीं है, लेकिन कृषि में जो करने का तरीका है वो नुकसानदायक है। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए जो है पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, उसको उसकी वजह से क्या होता है कि जो ज़मीन होती है, जब पेड़ काट देते हैं तो जो ज़मीन होती है वो, पेड़ पौधे ज़मीन को पकड़ के रखते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। जब पेड़ कट जाते हैं तो वो एक तरह से उन पर कोई फोर्स नहीं लगता कि जो उसको मिट्टी को बांधे रखे, तो भूस्खलन जैसी समस्याएं होती है, मृदा अपरदन होता है, ठीक है, मरुस्थलीकरण होता है। ठीक है, अब देखो, ये तो पर्यावरण के खतरे हो गए कि पर्यावरण को क्या खतरा हो सकता है। अब पर्यावरण को सुरक्षित करने के कुछ उपाय हैं, पर्यावरण को सुरक्षित करने के कुछ उपाय हैं, जैसे वन रोपण करो, है ना, वन रोपण मतलब कि वनों को लगाया जाए। भूमि उद्धार, ठीक है, भूमि उद्धार का मतलब है किसी भूमि का गुण वापस लाना। गुण वापस लाना मतलब कि जैसे मानो कि कोई अच्छा खेत था, ठीक है, वहाँ पर इस तरह की खेती करी गई कि उसकी जो उपजाऊ भूमि थी ऊपर वाली वो ख़राब हो गई। ठीक है, उसमें इतने ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाला गया, केमिकल यूज़ करे गए कि उसकी ऊपर की भूमि ख़राब हो गई। तो उसको क्या करेंगे, उसको कुछ समय के लिए तो खाली छोड़ दिया, या फिर उसको ऐसे मल्चिंग करके छोड़ दिया, या फिर उसमें जो खाद यूज़ करी वो ऑर्गेनिक खाद, मतलब कि एक तरह से प्राकृतिक खाद, जैसे गोबर वगैरह इस तरह की चीज़ें यूज़ करी गई, तो उस ज़मीन की जो फर्टिलिटी है, मतलब कि उत्पादकता है, वो बढ़ने लगती है। उसको बोलते हैं भूमि उद्धार। ठीक है, इस तरह पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। वन रोपण मतलब वन लगाएं, ठीक है, वनों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए, भूमि उद्धार किया जाए, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों के उपयोग किया जाए, लेकिन विनियमित उपयोग किया जाए, मतलब कि एक तरह से उनको जो है कंट्रोल में रखा जाए, अंधाधुंध केमिकल यूज़ ना करे जाए। ठीक है, अतिचारण ना हो। देखो, चारण हो जरूरी है, चारण पशुओं के लिए जरूरी है, लेकिन अतिचारण जहाँ होता है ना, वहाँ पर क्या होता है, ऊपर की जो घास होती है वो हट जाती है, और जब बारिश होती है तो जो ह्यूमस वाली परत है वो बह जाती है। ठीक है ना, देखो ये समझो यहाँ पे अतिचारण जो लिखा हुआ है, देखो चारण तो ज़रूरी है, मतलब चारण पशु पशु चरेंगे तो है ही घास वास, ठीक है, लेकिन अतिचारण जो है वो नुकसानदायक होता है। अतिचारण जो होता है वो नुकसानदायक होता है। अतिचारण में क्या होता है कि जो ज़मीन है जिस पर घास उगी है उसकी घास एकदम गायब हो जाती है,
और बारिश होने के बाद ऊपर की ह्यूमस पूरी बह जाएगी, ह्यूमस की जो लेयर होती है वो बह जाती है। और जब एक बार ह्यूमस की लेयर बह गई तो फिर वहाँ पर दोबारा घास उगती नहीं है, घास भी नहीं उगेगी और दूसरी वनस्पतियाँ भी नहीं उगेंगी। तो अतिचारण नुकसानदायक होता है, ठीक है, अतिचारण नहीं होने देना चाहिए। तो ये सब कारण से पर्यावरण के खतरे हैं और ये पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जाए उसके उपाय दिए हुए हैं, ठीक है, उसके उपाय दिए हुए हैं। अब आगे देखो, जहाँ जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें एक इंडेक्स दी हुई है, वहाँ पे दिया हुआ है चयनित देशों के भूमि उपयोग, मतलब एक इंडेक्स दी हुई है, उसमें कई सारे देश हैं, ऐसे इंडेक्स दी हुई है। सबसे पहले ऑस्ट्रिया है, फिर ब्राज़ील, कनाडा, ऐसे करके वहाँ पे दिया हुआ है। और एक तरफ फसल भूमि लिखी हुई है, फिर चारागाह लिखा हुआ है इधर, ठीक है, इधर वन क्षेत्र लिखा हुआ है और फिर लास्ट में अन्य उपयोग लिखा हुआ है, ठीक है। तो वहीं से ये जो है ये जो डेटा है ये निकाला है। मतलब कि फसल भूमि की अगर बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना, फिर दूसरे नंबर पर फ्रांस है। आप उसमें देखना उस इंडेक्स में सबसे ये पहले से बना रखा है, बस उसको देख लेना एक बार। सबसे ज़्यादा भारत में है फसल भूमि, फिर फ्रांस में है, फिर यूके में है, फिर यूएसए में है, फिर जापान में है, ठीक है ना। पूरे अगर नहीं याद करें तो कम से कम शुरू के 3 तो याद होने चाहिए कि फर्स्ट नंबर पे भारत है फसल भूमि में, ठीक है, सबसे ज़्यादा खेती लायक भूमि यहीं पर है, फिर फ्रांस है, फिर यूके है, ठीक है, फसल भूमि में। फिर चारागाह की अगर बात करें कि चारागाह के लायक भूमि कहाँ कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा चारागाह के लायक भूमि जो है वो ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया है ये, ऑस्ट्रेलिया नहीं लिखा, ठीक है ना। फिर ऑस्ट्रिया में है, फिर यूके में है, फिर चीन में है, यूएसए में है, फ्रांस में है, ठीक है, फ्रांस में, इस तरह। और इंडिया में जो चारागाह लायक भूमि है वो केवल 4% है, वो केवल 4% है, वहाँ परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है, परसेंटेज में दिया हुआ है। और फिर वन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है जापान में है, ठीक है, जापान में है, ब्राज़ील में है, रूस में है, कनाडा में है, यूएसए में है, ठीक है। इंडिया में 23% जो हैं वन वो पाए जाते हैं। इंडिया में वन अगर देखा जाए तो 22%, सॉरी 22% है, इंडिया में 22% वन है, ठीक है। अब देखो ये, अब तुम्हें लगेगा कि जापान तो बहुत छोटा देश है ना, यहाँ पे कैसे वन पाए जाते हैं, तो देश की परसेंटेज के हिसाब से बताया जा रहा है कि जैसे कि उसके जितना बड़ा देश है उसका परसेंटेज निकाला गया है, ठीक है ना। अब जैसे जापान छोटा एरिया है, उसका अगर आधा एरिया भी कवर है, इतना एरिया भी कवर है इतना, तो वो तो एक तरह से काफ़ी बड़ा एरिया हो गया ना जापान के लिए, ठीक है, तो उस हिसाब से निकाला गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आगे जो है वो दिया है मृदा के बारे में, मिट्टी के बारे में, ठीक है, मृदा के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों की आवरण परत होती है, ठीक है ना, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत जो होती है उसको मृदा कहते हैं। मतलब जैसे कि ये पृथ्वी है, ये अपनी पृथ्वी है, तो इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर छोटे 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 दानों की एक बहुत ज़्यादा मोटी नहीं लेकिन फिर भी काफ़ी मोटी जो है परत है, ठीक है ना। तो ये जो परत है इसी को मृदा कहा जाता है, ठीक है। ये भूमि से निकटता से जुड़ी होती है और स्थल रूप मृदा के प्रकारों पर निर्धारित करते हैं, ठीक है ना। स्थल रूप जो है वो मृदा के प्रकारों पर निर्धारित होते हैं। मतलब कि कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जो स्थल रूप जो है वो मृदा के प्रकारों पर निर्भर करते हैं, कि मतलब ये है कि जैसे कि अलग अलग स्थल होते हैं ना, जैसे कि कहीं पर ऊबड़ खाबड़ है या फिर फर्टाइल ज़मीन है या फिर ऐसी ज़मीन है मरुस्थल है, तो वो मृदा के प्रकार पर निर्भर करती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, ठीक है, एक चित्र बना हुआ है, ये चित्र जो है एनसीईआरटी में बना हुआ है, एनसीईआरटी में बना हुआ है 2.3 जो है चित्र है, वो हिंदी की एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें जो है एक चित्र बना हुआ है कार्टून टाइप का, तो उसमें कार्टून तो नहीं बनाया मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बनाया है। देखो सबसे ऊपर दिखाया गया है ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊपर की जो ये है लेयर है, ये जो है ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, तो ये ह्यूमस वाली लेयर है कुल मिला कर, ठीक है। फिर जब नीचे आओगे तो ये बालू वाली है, ठीक है, यहाँ पे बालू है, गाद है, क्ले है, ठीक है, के साथ उपमृदा, इसको उपमृदा बोलते हैं, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर जो है ये तीसरे नंबर पर जो है ये
अपक्षयित चट्टानी पदार्थ यहाँ मिलते हैं। ठीक है, अपक्षयित चट्टानी पदार्थ मिलते हैं। जो तीसरा वाला है यहाँ पर अपक्षयित चट्टानी पदार्थ मिलते हैं। फिर एकदम नीचे जो है वो जनक चट्टानें होती हैं। ठीक है, ये थोड़ी बड़ी होती हैं, ये जनक चट्टानें हैं सबसे नीचे। तो ध्यान रखना, सबसे पहले ऊपर ह्यूमस है, फिर बालू गाद वाला लेयर है, फिर अपक्षयित चट्टान पदार्थ है। ठीक है, फिर जनक पदार्थ है। ठीक है, तो ये इस तरह इनको ध्यान रखना, इनके क्रम ध्यान रखना कि उससे ऊपर ह्यूमस मिलेगा। ठीक है, फिर बालू गाद, ठीक है, फिर अपक्षयित चट्टान पदार्थ, फिर जनक पदार्थ। तो ये क्लियर हो जाएगा आपका। अब देखो मृदा निर्माण के कारक लिखे हुए हैं। ठीक है, मृदा निर्माण के कारक, मृदा निर्माण के कारक एकदम याद कर लेना, क्योंकि मृदा निर्माण के कारक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो मृदा निर्माण के कारक क्या हुए, देखो जनक सेल का स्वरूप, मतलब कि मृदा कैसे बनेगी, जो जनक सेल है उसका स्वरूप कैसा है, वो जो है मृदा के निर्माण में कारक होती है। मतलब कि जनक सेल का रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा और पारगम्यता को निर्धारित करती है। मतलब कि जो जनक सेल है उसका स्वरूप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मृदा के निर्माण में। ठीक है, फिर दूसरा कारण है जलवायुवीकरण। जलवायुवीकरण से दूसरा कारण जो है वो, देखो पहला कारण जो है जनक सेल का स्वरूप कैसा है, फिर दूसरा है जलवायुवीकरण। जलवायुवीकरण मतलब कि तापमान कैसा है, ठीक है, टेम्परेचर कैसा है, वर्षा की क्या मात्रा है। ठीक है, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करती है। मतलब जलवायु जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मृदा निर्माण के दो कारक, जनक सेल का स्वरूप, दूसरा जलवायु कारक है, तीसरी जो है वो स्थलाकृति। ठीक है ना, स्थलाकृति मतलब कि जो ऊंचाई है किसी जगह की, मतलब कि कहीं बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है, ठीक है, या बहुत बड़ा कहीं खाई है। ठीक है, इसको तुंगता या इसमें उच्चावच तुंगता जिसको बोलते हैं ना, उच्चावच तुंगता इसको बोलते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। फिर चौथी जो है जैव पदार्थों की भूमिका। जैव पदार्थों की भूमिका का मतलब यहाँ पर है कि किस तरह के जैव पदार्थ हैं वहाँ पर। ठीक है, मृदा में किस तरह के जैव पदार्थ हैं ऊपरी परत में पाए जा रहे हैं, तो वो मिट्टी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैव पदार्थ की उपस्थिति जो है वो मिट्टी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। उससे क्या होता है कि पोषक तत्व मिलते हैं, किसको, पौधों को। ठीक है, अगर मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव हैं अगर वो नहीं होंगे तो उसकी ह्यूमस की जो क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, ह्यूमस की जो क्वालिटी होती है वो ख़राब होने लगती है, और जब ह्यूमस की क्वालिटी ख़राब होगी तो डिजर्टिफिकेशन होता है। ठीक है, ह्यूमस की जब क्वालिटी ख़राब होगी तब डिजर्टिफिकेशन होता है। डिजर्टिफिकेशन मतलब कि मरुस्थल बदलना शुरू हो जाती है। ठीक है, मरुस्थल बदलना शुरू हो जाती है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है समय। ठीक है, मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मृदा का निर्माण कैसे होता है, जनक सेल का स्वरूप कैसा है उस पर डिपेंड करता है, जलवायु कैसी है उस पर डिपेंड करता है, वहाँ की स्थलाकृति कैसी है उस पर डिपेंड करता है। फिर जैव पदार्थों की भूमिका, अगर वहाँ पर सूक्ष्म जीव ज़्यादा हैं तो वो मिट्टी अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि वहाँ ह्यूमस निर्माण की दर अच्छी होती है, ह्यूमस लगातार बना करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है एक फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, फार्मूला ऐसा शायद बुक में पता नहीं लिखा हुआ है कि नहीं, मैंने ऐसे कुछ ऐसे बनाया था समझने के लिए। ठीक है ना, ये फार्मूला बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये फार्मूला मैंने ऐसे बनाया था कि मृदा अगर कैसे बनेगी, मृदा बनाने के लिए जो मृदा है उसमें क्या है, चट्टानों से प्राप्त खनिज होंगे, जैव पदार्थ होंगे और भूमि वाले खनिज होंगे। ठीक है ना, मतलब मृदा कैसे बनी, चट्टानों से प्राप्त खनिज से, जैव पदार्थों से, भूमि वाले खनिज से। ठीक है, और यहाँ पर एक प्लस करके और समय भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, समय भी लिख सकते हैं क्योंकि समय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम जो है किताब में बना हुआ है। ठीक है ना, ऐसे ही सेम एज इट इज़ डायग्राम जो है किताब में बना हुआ है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, ऊपर जो दिया हुआ है, मतलब बीचों बीच में मृदा दी हुई है। ठीक है, फिर उसके बारे में फिर जनक सेल के बारे में दिया हुआ है, फिर जलवायु के बारे में दिया हुआ है, फिर समय के बारे में, जैविक कारक और जो है फिर है भौतिक कारक। ठीक है,
तो इस डायग्राम को आप ध्यान से देख लीजिएगा, जो भी समझाया वैसे ही चीज़ें हैं, ठीक है इसमें, ठीक है। अब आगे देखते हैं मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, ठीक है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। देखो, मृदा का निम्नीकरण क्यों हो रहा है? क्योंकि वनोन्मूलन हो रहा है। वनोन्मूलन मतलब कि क्या हो रहा है कि वनों की कटाई हो रही है, ठीक है ना। वनोन्मूलन मतलब वनों की कटाई हो रही है। और दूसरा कारण है अतिचारण, ठीक है ना। अतिचारण, अभी इसे बताया ना कि चारण जो है वो समस्या नहीं है, अतिचारण जो है वो समस्या है, ठीक है। चारण समस्या नहीं है, ठीक है, अतिचारण समस्या है। जब ज़्यादा ऊपर की घास पशुओं के द्वारा चर ली जाती है तो वो जो है समस्या है, ठीक है। फिर तीसरा कारक है रासायनिक उर्वरक, मतलब कि खेती करते समय अगर ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ होगा, मतलब कि जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, केमिकल होते हैं, उनका ज़्यादा यूज़ होगा तो जो मृदा की ऊपरी परत है उसमें जो है लवणता बढ़ जाती है, ठीक है। लवणता बढ़ जाती है और ह्यूमस की जो लेयर होती है वो ख़राब होने लगती है, ठीक है। और कीटनाशकों का अति उपयोग, ज़्यादा कीटनाशकों का उपयोग करेंगे तो भी मृदा की जो है वो गुणवत्ता कम होती है, जो मिट्टी होती है उसकी गुणवत्ता होती है। और वर्षा दोहन, ठीक है, वर्षा दोहन एक कारण होता है। और फिर जो है फिर भूस्खलन, फिर बाढ़, ठीक है ना। ये सारे कारक हैं, इनको आप याद कर लीजिए। मतलब कि वनोन्मूलन होगा तो मृदा की जो है गुणवत्ता घटेगी, अतिचारण होगा तो गुणवत्ता घटेगी, रासायनिक उर्वरकों का यूज़ होगा तो होगा, कीटनाशक का उपयोग होगा तो होगा, वर्षा दोहन होगा, ठीक है, भूस्खलन होगा, बाढ़ आएगी। इन सब की वजह से जो है वो मृदा का निम्नीकरण होता है। फिर जो है वो अब यहाँ पे दिया हुआ है संरक्षण, ठीक है ना। संरक्षण कैसे करेंगे? संरक्षण जैसे कि मल्च बनाना, ठीक है, वैदिक फार्मिंग करना, समोच्च रेखीय जुताई करना, ठीक है, रक्षक मेखलाएँ बनाना और समोच्च रेखीय रोधिकाएँ बनाना, चट्टान बनाना और बीज की फसल उगाना, ये सारे जो हैं ये संरक्षण के उपाय हैं, ठीक है ना, कि मृदा को कैसे संरक्षण किया जाए। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है ये जैसे मल्च बनाना। मल्च बनाना क्या होता है? अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। मृदा की आर्द्रता जो है वो रुकी रहती है, मतलब कि जो है भूमि है उसको किसी चीज़ से ढक दिया है। ढकने मतलब वहाँ पे कोई ऐसी प्लास्टिक की वो नहीं डालेंगे सीट। मतलब कुल मिलाकर ये कहना है क्या है कि जैसे धान कटा, धान कटने के बाद जो उसका बचता है ना पराली, उससे अगर ज़मीन को ढक दी जाए कुछ समय तक तो उसकी जो है एक तरह से नमी उसमें बनी रहेगी, ठीक है ना। लेकिन अभी जैसे कि अखबारों में पढ़ते होंगे, है ना, कि दिवाली के टाइम की जो है पंजाब के या हरियाणा के और यूपी के किसानों ने जो है धान काटने के बाद पराली जलाई, तो जो दिल्ली वाला रीजन है वहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ जाता है, ठीक है ना। ऐसा पढ़ने को मिलता है अखबारों में उधर दिवाली के टाइम में जब धान की कटाई होती है तो नहीं, उसमें काफ़ी जो है एक तरह से विरोध होता है कि किसानों से मना किया जाए कि इस तरह काम ना करें। तो उस वही पराली अगर जलाने की बजाय ढक दी जाए थोड़े समय के लिए, ठीक है ना। पराली का यूज़ तो होता नहीं है, जानवरों के लिए यूज़ होता है, खाने वाने के लिए, या फिर अब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, कुछ ना कुछ बनाती जाती हैं, तो थोड़े समय के लिए ढकने की बात की जा रही है, ठीक है ना, क्योंकि साल भर तो नहीं ढक सकते ना, खेती भी तो करनी होती है। फिर दूसरा है वैदिक फार्मिंग, तीव्र ढाल पर बनती है, ठीक है, पृष्ठीय प्रवाह या मृदा अपरदन इससे कम होता है, ठीक है। समोच्च रेखीय जुताई, पहाड़ी ढाल जो है समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध हो जाता है। मतलब जैसे ये पहाड़ है तो समोच्च रेखीय जुताई ऐसे ऐसे जुताई की जाए, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैक्टर चलेगा या कोई जुताई करेंगे तो फिर मिट्टी ऊपर से नीचे की तरफ बह के आएगी, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे ढलान वाला एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पर इस तरह जुताई की जाए, ठीक है ना, ये कहने का मतलब है, ठीक है। फिर रक्षक मेखला बनाए जाएँ। तटीय प्रदेशों में शुष्क प्रदेश की पवन गति को रोकने के लिए कतार में लगाया जाता है। मतलब कि जो जैसे खेत है ये, ठीक है, खेत है तो खेत की जो किनारे मेड़ होती है उसके चारों तरफ जो है पेड़ लगा दिए जाए, ठीक है, रक्षक मेखला उसको बोलते हैं, पेड़ लगा दिए जाएँ, ठीक है। और समोच्च रेखीय रोधिकाएँ बनाई जाएँ, पत्थर घास मृदा का उपयोग किया जाए। और इन सब से क्या होता है कि जो पानी बहेगा, ठीक है, तो उससे जो है जो मिट्टी है वो कट के बहुत दूर तक नहीं जाएगी, इसी चीज़ों में फंस जाती है, पत्थर में, घास में,
ठीक है, इन सब में फंस जाती है। फिर चट्टान बांध जल के बहाव को कम करता है। और जो नालियाँ हैं, मतलब कि बड़े बड़े नाले हैं, उनसे क्या होता है, मिट्टी बह के ना जाए, उनसे रक्षा हो जाती है। ठीक है, और मृदा को क्षति नहीं होती है। बीज की फसल उगाना मतलब कि ये है अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें उगाना। ठीक है, बीज की फसल उगाने का मतलब है अलग अलग टाइम पर भिन्न भिन्न फसलें उगाना। एक ही तरह की फसल ना उगाई जाए, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने आज जो मृदा है यहाँ तक डिस्कस किया। अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट डे जो है वो डिस्कस करेंगे जल। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग जल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये यहीं तक रखते हैं आज। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग जल को डिस्कस करेंगे। जल एक इसमें ये मृदा दिया हुआ है, फिर जल दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह टॉपिक दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर फिर आखिरी में जो है कुछ जीव जंतुओं के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि वन्य जीवों के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले अगर आपने 7th क्लास की NCERT नहीं देखी है, ठीक है, 7th क्लास की NCERT नहीं देखी है तो वो देख लीजिए। ठीक है, 10 क्लास हैं, आधे आधे घंटे की लगभग सारी क्लासें हैं। ठीक है, बुक एक बार आप सामने खोल लीजिए और पढ़ते जाइए और वीडियो देखते जाइए, डिस्कस हो जाएगा। ठीक है ना, और नोट्स बना लीजिए, नोट्स बने हुए हैं एज इट इज़, नोट्स बना लीजिए, अपने हाथ से लिखना है बस, नोट्स बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, और बाकी जो है वीडियोज़ पढ़ी है एनवायरनमेंट की वीडियो पढ़ी है, अगर नहीं देखी तो आपने देख लीजिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो पढ़ी है, वो देख लीजिए। ठीक है, और CDP अगर आप CTET या टेट की तैयारी कर रहे हैं, CDP पढ़नी है तो CDP की वीडियो देख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।